जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। आज है 8 जनवरी 2024 और 8 जनवरी 2024 से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ आज के लेक्चर को यहां पर शुरू करने वाले हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊं उसे नोट कीजिए अपनी नोटबुक पर। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण किया है? विच स्पेस एजेंसी हैज सक्सेसफुली टेस्टेड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी? तो दोस्तों यहां पर जो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है इसे इसरो ने टेस्ट किया है। किसने टेस्ट किया है? इसरो ने इसका सफल परीक्षण किया है। देखिए नासा की बात करें तो आप सभी को पता है, जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं, जो नासा है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। किसकी है? अमेरिका की। यहाँ के जो प्रशासक हैं वो कौन है? बिल नेल्सन यहाँ के प्रशासक हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई है? 1958 में इसकी स्थापना हुई है वॉशिंगटन डीसी में। कहां पर? वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए जाक्सा की हम बात करें तो जापान की स्पेस एजेंसी को हम बोलते हैं जाक्सा बोलते हैं, और चाइना की स्पेस एजेंसी को हम सीएनएसए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीएनएसए बोलते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई है? 1969 में हुई है। एस सोमनाथ यहां पर 10वें नंबर के, किस नंबर के? 10वें नंबर के इसके चेयरमैन है। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि फ्यूल सेल तकनीक का जो इस्तेमाल किया है इसरो ने, आखिर इसका सफल परीक्षण क्यों किया है, इसका काम किस में आने वाला है। तो देखिए जो फ्यूल सेल है तकनीक है ये हमारे फ्यूचर मिशन में इस्तेमाल की जाएगी, और डेटा इकट्ठा करने के लिहाज से ये टेक्निक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस टेक्निक के माध्यम से हम अंतरिक्ष में यानी हम स्पेस में बिजली और पानी बना सकेंगे। इससे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर को डेवलप किया जाएगा। वाटर का इस्तेमाल वहां पे जो स्पेस स्टेशन है वहां पर एस्ट्रोनॉट इसका इस्तेमाल करेंगे, और बिजली का तो उत्पादन एज अ ऊर्जा, एज अ एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों ये जो फ्यूल सेल है ये स्पेस स्टेशन के लिए बनाया गया है। देखिए आपको मैंने बताया था कि रशिया, अमेरिका जैसे बहुत सारे जो बड़े बड़े देश हैं उनके पास खुद का स्पेस स्टेशन है। स्पेस स्टेशन क्या होता है? तो जब आप अंतरिक्ष की तरफ जाते हैं तो आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहां से आप स्पेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, वहां की गतिविधियों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसे स्पेस स्टेशन कहते हैं। भारत भी ऐसा स्पेस स्टेशन बना रहा है, और उसी स्पेस स्टेशन के लिए फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी मदद से बिजली और पानी का यहां पे प्रोडक्शन किया जाएगा। इस स्पेस स्टेशन को किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा? ऊर्जा देने के लिए, बिजली पैदा किया जाएगा। इसके साथ साथ जो पानी निकलेगा वो एस्ट्रोनॉट इसका इस्तेमाल करेंगे। अंतरिक्ष यात्रियों के काम आने वाला है जो वाटर है। ठीक है दोस्तों, यहां पे आप देख पा रहे हैं ये एस सोमनाथ जी हैं, ये इसरो के वर्तमान चेयरमैन है। अभी इन्हीं के ये हेड कर रहे हैं। बहुत सारे मिशन हमारे सक्सेसफुल हुए हैं, जैसे आदित्य है, इसके अलावा चंद्रयान मिशन है। अभी हमने यहाँ पर 1 जनवरी को एक्सपोसेट भी लॉन्च किया है। बहुत सारे बड़े बड़े मिशन ये लीड कर रहे हैं। तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड को डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में GSAT-20 को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, और इसरो के द्वारा यह फैसला लिया गया है। चीन का जो ड्रिलिंग जहाज है इसका क्या नाम है? इसका नाम है मेक जियांग। ये पृथ्वी के आवरण की जांच करेगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि एपोफिस, एपोफिस क्या है, तो एपोफिस एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह है जिसे हम बोलते हैं एस्टेरॉइड। तो इसकी स्टडी के लिए नासा क्या करेगा? 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के जो करीब क्षुद्र ग्रह है एपोफिस का अध्ययन करेगा। 1 जनवरी 2024 को क्या हुआ है मैंने आपको बताया, एक्सरोपोलरीमीटर एक्सपोसेट उपग्रह इसरो ने लॉन्च किया है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार किसे मिला है, तो लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार आप याद रखिएगा इसरो को मिला है। किसने दिया है? तो यह पुरस्कार हुसाविक संग्रहालय के द्वारा दिया गया है, जो कहां पर है? आइसलैंड में।
तो चंद्रयान 3 को सफल बनाया गया था और चंद्रयान 3 की उपलब्धि की वजह से इसरो को यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं 8 जनवरी 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। लगातार 762 दिनों से आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। इस क्लास की जो आपको सबसे खास बात देखने को मिलेगी यह है सबसे कम समय में आपको करंट अफेयर्स दिया जाता है। 1.5 से 2 घंटे की क्लास हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। केवल आधे घंटे में 300 से 400 महत्वपूर्ण जानकारी आपको डेली मिलती है। इसके अलावा आपको ल्यूसेंट स्टैटिक जीके मिलता है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लास मिलती है। ये सारी विशेषता है। दोस्तों आज से थोड़ा टाइम में चेंज आया है। पहले 6:30 बजे क्लास ले रहे थे, अब आधे घंटे पहले 6 AM पर वापस से उसी टाइम पर आ गए हैं। आपको डेली 6 AM पर लाइव आना है। ये स्टडी कर एप्लीकेशन है, आपका एप्लीकेशन है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। यहां पर आप ई बुक्स में जाएंगे तो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। महामैराथन करंट अफेयर्स 1000 क्वेश्चन मैंने कराए थे, यहीं पर आपको ई बुक सेक्शन में उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अभी हम इंपॉर्टेंट कोर्सेज भी लॉन्च करने वाले हैं। जो कहा है वो करके दिखाया है, धीरे धीरे आपको सब कुछ मिलेगा। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और पीडीएफ्स के लिए। दोस्तों चैनल पर आ रहे हैं तो प्रयास करिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसा ही कंटेंट डेली देखना चाहते हैं तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप कैसे देख पाएंगे। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को हर जगह शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। Education is the most powerful weapon which you can use to change the world। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। शिक्षा और कलम एक ऐसा हथियार है जो दुनिया बदलने के लिए काफी है दोस्तों। तो अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो दुनिया की सबसे जो बहुमूल्य चीज है वो शिक्षा आप जो है प्राप्त कर रहे हैं। और हमेशा स्टूडेंट बने रहिए, हमेशा सीखते रहिए। स्टूडेंट का मतलब ही होता है सीखते रहना, और जो सीखेगा वही बढ़ेगा। जो अपने आप को होशियार समझेगा वो कभी नहीं बढ़ सकता। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? भारत पार्क विल बी ओपन इन विच कंट्री? तो दोस्तों आपको याद रखना है जो भारत पार्क है वो यूएई में खोला जाएगा। कहां पर खोला जाएगा? यूएई में भारत पार्क खोला जाएगा। अब देखिए इजराइल के जो राजदूत हैं इनका क्या नाम है? रूवेन। क्या नाम है इनका? रूवेन अजार। तो रूवेन अजार भारत में क्या बनाए गए हैं? भारत में राजदूत बनाए गए हैं। ठीक है। फ्रांस में क्या हुआ? एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको याद रखना है। जो तमिल कवि हैं, तमिल कवि तिरुवल्लुवर, तमिल कवि तिरुवल्लुवर की जो प्रतिमा है वो कहां पे स्थापित की गई है? फ्रांस में स्थापित की गई है। अब आइए जानते हैं कि जो भारत पार्क स्थापित किया गया है भारत सरकार के द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में, ये स्थापित करने की जो घोषणा है, यहां पर क्या क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो भारत में बनाई गई वस्तुएं हैं उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा, उसको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। ठीक है। और संग्रहित करने के लिए शोरूम, गोदाम यहाँ पर होंगे। दोस्तों भारत के कुछ प्रमुख पार्क्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, एक बार उससे भी रिवाइज कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहां पर स्थापित किया गया? असम में। G20 पार्क, G20 सम्मेलन इस साल भारत में हुआ था, मंडपम में हुआ था, न्यू दिल्ली में G20 पार्क की स्थापना हुई है। शिव सृष्टि पार्क कहां पर? अंबेगांव पुणे में स्थापित हुआ है। अनुभूति समावेशी पार्क दिव्यांग पार्क है जो कि नागपुर में स्थापित हुआ है। चाय पार्क आपको पता है चाय के लिए असम राज्य फेमस है। फायर पार्क भुवनेश्वर ओडिशा में स्थापित हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ। और पहला यहां पर याद रखिएगा, पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां पर स्थापित किया गया? दिल्ली में। और पहला जियो पार्क मध्य प्रदेश में। डॉग पार्क लुधियाना में। तो सारे इंपॉर्टेंट पार्क्स को हमने यहां पे पढ़ लिया है। अब दोस्तों बात यहां पे संयुक्त अरब अमीरात की आई है तो इसकी लोकेशन को देखते हैं। तो एक गल्फ कंट्री है संयुक्त अरब अमीरात, आप यहां पे देख पा रहे हैं ये यूएई है। ठीक है। जिसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी है। यहां के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और यहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। आइए देखते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक हाल ही में कौन बने हैं? हु हैज बिकम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो एग्जीक्यूटिव
जो यहाँ पर डेवलपमेंट बैंक के यहाँ पर कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं, तो विकासशील बनाए गए। कौन बनाए गए हैं? विकासशील। देखिए संजय कुलश्रेष्ठ की बात करें तो हुडको के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। हुडको के क्या बनाए गए? एमडी बनाए गए हैं। संजय कुलश्रेष्ठ बनाए गए, लिखिएगा। अरिंदम बागची की अगर हम बात करें तो लिखें आप सभी, अरिंदम बागची को क्या किया गया? यूनाइटेड नेशन में जेनेवा में क्या किया गया है? यहां पर इन्हें परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है। हालांकि आपको यह भी याद रखना है कि रुचिरा कंबोज जो है यूनाइटेड नेशन की, रुचिरा कंबोज यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, रुचिरा कंबोज। और इनके बाद नाम आता है, किसका नाम आता है? अरिंदम बागची का आता है। बीके मोहंती की बात करें तो इरिडा के निदेशक है। किसके निदेशक है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है, इसके निदेशक कौन है? ये है बीके मोहंती हैं। ये सभी पॉइंट को आप लिखिए मेरे साथ और सभी पॉइंट को ध्यान से सुनिए। तो देखिए सरकार ने सीनियर आईएएस ऑफिसर है जो विकासशील आप यहां पे देख पा रहे हैं, मनीला में एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक इन्हें अपॉइंट किया गया है, इन्हें नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति कितने साल के लिए होगी? तो आपको यह भी याद रखना है इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए होगी। और छत्तीसगढ़ कैडर के 1994 बैच के ये आईएएस ऑफिसर है। दोस्तों बात यहाँ पे एशियाई विकास बैंक की आई, तो एशियाई विकास बैंक के बारे में हम जान लेते हैं। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई है और यह मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय। टोटल 68 कंट्रीज है जो इसकी मेंबर कंट्रीज है। यहाँ के जो अध्यक्ष है वो है मास तुसुगो असाकावा जो कि जापान के हैं, ठीक है। और भारत भी एडीबी का सदस्य है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जानते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो अभी संतोष झा की नियुक्ति हुई, अपॉइंटमेंट हुई है, श्रीलंका में भारत के नए राजदूत बने हैं। सीएस राजन की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। आईटीबीपी के महानिदेशक राहुल रसगोत्रा हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक ये हैं अनीश दयाल सिंह। कौन है? अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक है। एसएसबी के महानिदेशक रश्मि शुक्ला हैं और सीआईएसएफ की महानिदेशक बनाई गई नीना सिंह। नीना सिंह जो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक बनाए गए हैं। प्रमोद अग्रवाल की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन बनाए गए। जेल महानिदेशक बनाए गए हैं महेश्वर दयाल। बीबीसी के अध्यक्ष जो कि भारतीय मूल के, बीबीसी कहां पर है? बीबीसी लंदन में है। कहां पर है? बीबीसी लंदन में है, वहां से प्रकाशित होता है, वहां से ब्रॉडकास्ट होता है। और इसके अध्यक्ष समीर शाह। कौन है इसके अध्यक्ष? समीर शाह इसके अध्यक्ष है। और जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष है, पहली महिला अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, प्रेरणा कार्यक्रम हाल ही में किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? प्रेरणा प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो देखिए शिक्षा मंत्रालय के जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यहां पे लॉन्च किया गया है। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। और यहां पे संस्कृति मंत्रालय के मंत्री जी किशन रेड्डी हैं, ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री स्मृति ईरानी है। पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं। जो प्रेरणा कार्यक्रम में क्यों लॉन्च किया गया, अब आई समझते डिटेल में। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा प्रेरणा कार्यक्रम को यहाँ पे शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है। इसमें किन छात्रों को शामिल किया गया? तो 9th से लेके 12th तक के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें यहाँ पे शामिल किया गया है। उन्हें यहाँ पे लीडरशिप की क्वालिटी सिखाई जाएगी, उन्हें यहाँ पे इंस्पायर किया जाएगा और मतलब उन्हें एक आने वाले कल का एक कॉन्फिडेंस के साथ मजबूत लीडर बनाया जाएगा। इसका ही मकसद है। दोस्तो68 कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। भारत में पहली एजुकेशन पॉलिसी कब लाई गई थी? तो ये लाई गई थी 1968 में लाई गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरी शिक्षा नीति कब लाई गई? 1986 में। और रिसेंट में सबसे नई शिक्षा नीति 2020 में लाई गई जिसमें बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं। तो यहां पर 3 नई शिक्षा नीति हैं और 2020 की जो शिक्षा नीति है इसे किसने बनाया था? इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, ये इसके अध्यक्ष थे, ठीक है।
और दोस्तों नई शिक्षा नीति 2020 में जो लागू हुई है, इसमें कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म करने का निर्णय लिया गया है, तो इसमें इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये क्लास 5 तक, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो 2020 तक मतलब जो 2020 की शिक्षा नीति, इसमें 5वीं कक्षा तक की जो एजुकेशन है वो मातृभाषा में होगी, स्थानीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में प्रोवाइड की जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। ये दिसंबर महीने की जो ई बुक है, इसमें 200 MCQ है, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, आर्थिक, वैज्ञानिक, खेल, ऐसे टोटल 21 टॉपिक पर हमने आपके लिए यहां पर मैगजीन को लॉन्च किया है, जो कि हिंदी माध्यम में, और आज दोपहर को इंग्लिश माध्यम में भी ये लॉन्च हो जाएगी। आपको स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ई बुक सेक्शन में आना पड़ेगा, और यहां पर आपको हर महीने की मैगजीन हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध कराई जा रही है। और मैं आपको यहां पे कुछ सैंपल्स भी दिखा रहा हूं। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5वां प्रश्न ये रहा, भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 है, ये सब आपको पता है। किस दिन ये कहां पर पहुंचा है? लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचा। देखिए हमारा लक्ष्य ही था, जो हमने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया था 2 सितंबर 2023 को हमने लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 2 सितंबर 2023 को हमने लॉन्च किया था। अब ये लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंच गया। समझाता हूं लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है। तो 6 जनवरी 2024 को ये L1 पॉइंट पर पहुंच गया है। ये वही पॉइंट है दोस्तों जहां से सूर्य के बारे में ये ऑब्जर्वेशन स्टडी करेगा और ये पृथ्वी तक डेटा को भेजेगा। इसीलिए हमें, जब हमने इसको लॉन्च किया था पृथ्वी से, तो हमें इसे L1 पॉइंट तक पहुंचाना था। अब हमने इसे पहुंचा दिया, 6 जनवरी 2024 को हमने यहां पर पहुंचा दिया है, ठीक है। और ये किसका हिस्सा है? सूर्य मिशन आदित्य L1। आपको याद रखना है, आदित्य L1 जो मिशन है वो सन की स्टडी के लिए लॉन्च किया गया है। क्लियर है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आई? तो आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्ष में स्थापित किया जाएगा। तो 2 सितंबर 2023 को किसकी मदद से हमने लॉन्च किया था? ये नाम है PSLV C57 से हमने इसे लॉन्च किया था। ये 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से सूर्य का स्टडी करेगा, बहुत दूर है। और ये पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी जो है भारतीय सौर मिशन का है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो, यहां से लॉन्च हुआ था, ये 15 लाख किलोमीटर पर ये L1 पॉइंट है, और यहां से ये सूर्य की स्टडी करेगा। ये वो पॉइंट होता है जहां पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है और जो सन का गुरुत्वाकर्षण है, दोनों बैलेंस रहता है, और ये बैलेंस अवस्था में, संतुलित अवस्था में घूमता रहेगा, और यहां पे सन की स्टडी करता रहेगा, ठीक है। समझ गए आप लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? ऐसे स्थान को लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है जहां पर अर्थ और सन का गुरुत्वाकर्षण बल एक जैसा लगता है, उसे हम कहते हैं L1 या लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। कई ऐसे पॉइंट होते हैं, यहाँ L1, L2, L3, L4 कई ऐसे पॉइंट होते हैं, तो हमने इसको L1 पॉइंट पे स्थापित किया है, ठीक है। समझ गए आप? तो ये किसके बीच में है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में ये पॉइंट है, जहां पे दोनों के गुरुत्वाकर्षण जो होंगे वो एक जैसे लगते, जिसकी वजह से बैलेंस अवस्था में घूमता रहता है। इसकी वजह से ईंधन नहीं लगता, ईंधन खर्च नहीं होता। तो देखिए यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे मिशन यहां पे लॉन्च किए गए। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च हुआ था। मॉम हमने लॉन्च किया था, मार्स की स्टडी के लिए सक्सेसफुल था। 2013 में हमने सफल लैंडिंग की थी। चंद्रयान 2 को लॉन्च 2019 में किया गया था। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त को यह सफल लैंडिंग किया था। और आदित्य L1 को हमने 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में भारत के प्रमुख बंदरगाह को पढ़ेंगे, और सबसे पहला जो बंदरगाह है वो कांडला। तो कांडला बंदरगाह कहां पर है, आइए देखते हैं। कांडला बंदरगाह यहां पर आप देखिए, ये है कांडला बंदरगाह, गुजरात में है, अरब सागर में। मुंबई बंदरगाह कहां पर है दोस्तों? मुंबई बंदरगाह यहां पर देखें आप, ये मुंबई बंदरगाह यहां पर आप देखें, यहां पे मुंबई बंदरगाह है, ठीक है। इसके बाद नावा शेवा बंदरगाह, ये भी मुंबई में है। फिर है मारमगांव, जो कहां पर है? मारमगांव कहां पर है? मारमगांव भी गोवा में है। कहां पर है? मारमगांव गोवा में है, ठीक है। इसके बाद है कोची बंदरगाह, जो कहां पर है? केरल में है। कोची बंदरगाह कहां पर है? कोची बंदरगाह की स्थापना कहां पर हुई? केरल में हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बंदरगाह को हम यहां पे पढ़ रहे हैं। तो कोची बंदरगाह कहां पर है? केरल में है।
फिर है तूतीकोरिन बंदरगाह, कहां पर है? तमिलनाडु में है तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह कहां पर है? तमिलनाडु में स्थापित है। चेन्नई बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह, ये सब तमिलनाडु में, ठीक है। और इसके बाद फिर पारादीप है। पारादीप कहां पर है ये भी जान लीजिए। पारादीप ओडिशा में है। कोलकाता, हल्दिया, ये कहां पर है? ये वेस्ट बंगाल में। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 2022-23 में भारत के खिलौने के एक्सपोर्ट में हाल ही में कितनी वृद्धि हुई है। दोस्तों भारत ने बहुत तेजी से खिलौने के एक्सपोर्ट में काम किया है। तो 2022-23 में आंकड़े आपसे पूछे जा सकते हैं। न्यूज ऑन एयर जो भारत की पीआईबी है वहां से हमने इस क्वेश्चन को पिक किया है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें 239%, 239% की यहां पर निर्यात पर वृद्धि हुई है। हमने यहां पे आयात को कम किया है और निर्यात को बढ़ाया है, तो ये एक अच्छे संकेत है। और ये जो आंकड़े हैं केंद्रीय व्यापार और उद्योग मंत्रालय, जिसे हम बोलते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जो कि पीयूष गोयल साहब जी संभाल रहे हैं। 2014-15 की तुलना में 2022-23 में देखें तो इंपोर्ट में 52% की गिरावट देखने को मिली है और यहां पे एक्सपोर्ट बढ़ा है, ठीक है। तो पिछले 6 सालों की अवधि 2014 से लेकर 2020 में देखें तो इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ा है। अब क्या होगा? इससे क्या होगा? देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, देश के जो डोमेस्टिक, जो आप कह सकते हैं घरेलू जो निर्माण करता है उनको यहाँ पे मजबूती मिलेगी, वो अपने खिलौनों को एक्सपोर्ट करेंगे। इससे चाइना कमजोर होगा क्योंकि चाइना खिलौने के मामलों में अभी बहुत आगे है। तो धीरे धीरे जो दूसरे देश हैं वो भारत की तरफ आएंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम बात करें तो भारत का स्थान 111वां है। हुरून इंडिया परोपकार सूची में सबसे ऊपर है शिव नादर जो कि एचसीएल के फाउंडर हैं। कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश भारत है, ठीक है। नेक्स्ट आई देखते किस राज्य की लांजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। विच स्टेट लांजिया सौरा पेंटिंग हैज गॉट द जीआई टैग। तो दोस्तों लांजिया सौरा पेंटिंग जो है उड़ीसा राज्य की है, इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। बिहार का आपको याद होगा मिर्चा चावल, बिहार का मिर्चा चावल जीआई टैग दिया। बहुत सारे जीआई टैग हैं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिखा दे रहा हूं। पश्चिम बंगाल का कल ही हमने पढ़ा था सुंदरबन शहद, सुंदरबन शहद जो है इसको अभी जीआई टैग दिया गया, पश्चिम बंगाल को दिया गया है। यूपी में बनारस पान खाएंगे आप, बनारस पान, और बैगन जो है बहुत सफेद बैगन, सफेद भाटा, उसे जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे लौंजिया सौरा पेंटिंग आप देख पा रहे हैं। ओडिशा के जो सौरा आदिवासी हैं, वहां पे जो ओडिशा में आपको आदिवासी देखने को मिलेंगे ट्राइब्स, वो सौरा आदिवासी हैं। इनके द्वारा इस पेंटिंग को बनाई जाती है, दीवालों पे बनाई जाती है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक यहाँ पर जो है बालिका खड़ी है और वो पेंटिंग बना रही दीवालों पे, आप देख पा रहे हैं। तो ये भित्ति चित्रों की एक प्रकार की शैली है। इसमें आपको जो है जानवर देखने को मिलेंगे, आपको दैनिक जीवन किस प्रकार से होता है ये देखने को मिलेगा, प्रकृति देखने को मिलेंगे, और ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स में बनाई जाती है, ज्यामिति पैटर्न पर ही बनाई जाती है, यहां से समझ में आ रहा है। तो पेंटिंग दीवारों पर भी बनती है और कपड़ों पर भी बनती है। तो देखिए ओडिशा को जनवरी में बहुत सारे जीआई टैग दिए गए। लांजिया सौरा पेंटिंग, डोगरिया कोन शॉल, खजूरी गुड़ा, ढेकनाल मगजी, सिमलीपाल काई चटनी, कोरापुट काला जीरा चावल, नयागढ़ कांति मोडी बैगन, ठीक है। इसी हिसाब से वेस्ट बंगाल को भी बहुत सारे जीआई टैग दिए गए। टांगेल साड़ी, गारस साड़ी, कोरियल साड़ी, कलोनिनिया चावल, रामधुनी पागल चावल, सुंदरबन शहद, ठीक है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को हस्त निर्मित कालीन, वांचो लकड़ी, केकिर जिसको अदरक बोलते हैं। गुजरात को जीआई टैग दिया गया कच्ची देसी खारिक को, ठीक है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न रहा, बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार किसने संभाला? हु हैज टेकन ओवर एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक के यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं इंद्रमणि पांडे। कौन बनाए गए? इंद्रमणि पांडे यहां पर बनाए गए। सुधांश पंत के बारे में आपको मैंने बताया था, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी बने हैं, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी बने हैं। कौन बने हैं? सुधांश पंत बने हैं। संतोष कुमार झा की हम बात कर लें तो कोंकण रेलवे, आपने कोंकण रेलवे नाम, कोंकण रेलवे के ये क्या है? ये सीएमडी हैं, कोंकण रेलवे के सीएमडी हैं, ठीक है। महेश्वर दयाल जो है जेल महानिदेशक बनाए गए हैं, महेश्वर दयाल जेल महानिदेशक बनाए गए हैं। लिखिएगा, सभी पॉइंट को नोट करिएगा।
यहां पर आप इंद्रमणि पांडे देख पा रहे हैं, बिम्स्टेक का इन्हें सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। 1990 बैच के ऑफिसर हैं। इसके पहले ये संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा ऑफिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे। अब इनके स्थान पर अरिंदम बागची आ गए। ठीक है, बिम्स्टेक की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसकी स्थापना 1997 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। इसमें टोटल 7 मेंबर हैं। ठीक है, तो बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड। इसी कोई मेल नहीं बनता, बट आप याद रखना इसमें नेपाल और भूटान, एनपी याद रखना। ठीक है, नेपाल और भूटान इसमें शामिल है। राजस्थान में इंदिरा रसोई का नाम बदलकर क्या रखा गया? व्हाट हैज बीन रीनेम्ड एज इंदिरा रसोई इन राजस्थान। तो दोस्तों राजनीति बदलती रहती, राजनीति चलती रहती, बट करंट अफेयर्स बनेगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहां पे इंदिरा रसोई का नाम चेंज किया गया है, जो पहले से चल रही थी, बस नाम बदला है। यह है श्री अन्नपूर्णा रसोई। इसका नाम क्या हो गया है? श्री अन्नपूर्णा रसोई कर दिया गया है। राजस्थान के नए चीफ मिनिस्टर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, भजनलाल शर्मा जी हैं, जिन्होंने इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल दिया है। अब इसका नाम हो गया श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, यहां पे कर दिया गया है। देखिए अशोक गहलोत इसके पहले चीफ मिनिस्टर थे, और तो उन्होंने यहां पे 2020 में, अगस्त 2020 में स्टार्ट किया था। इसके तहत कोई भूखा ना सोए, इसका यही मकसद था। 8 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से खाना उपलब्ध कराया जाता था, और जितना चाहो उतना खाना यहाँ पे दिया जाता था, बस नाम चेंज किया गया। अभी बहुत सारे नाम चेंज किए गए। अयोध्या रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम जंक्शन हो गया है। पंजोखरा गांव जो कि हरियाणा में पंजोखरा साहिब हो गया है। फिरोजाबाद जो कि यूपी में अब चंद्रनगर हो गया है। राष्ट्रपति भवन जो कि मुगल गार्डन में, उसका नाम अमृत उद्यान हो गया है। अल मिन्हा जो कि यूएई में हिंद शहर, इसका नाम कर दिया गया है। आज का आखिरी करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा दोस्तों, आइए देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो राहत वाणी केंद्र उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। कहां पर? उत्तर प्रदेश राज्य में राहत वाणी केंद्र को यहां पे लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? दुर्गा शंकर मिश्रा है। इन्होंने राज्य में किसी भी प्रकार के, अगर कोई प्रकार की आपदा आती है, उससे निपटने के लिए एक आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र बनाया है। राहत वाणी केंद्र का इन्होंने उद्घाटन किया है। तो आम जनता को किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के बारे में 30 मिनट या उसके बीच में 1 घंटे पहले ही पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। यहां पे क्या हुआ है? देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई शहर यहां पे स्थापित किया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी संस्कृति उत्सव कहां पे हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में संस्कृति उत्सव मनाया गया। यूपी में फैसला किया गया है कि 57 जिले में साइबर थाने खोले जाएंगे साइबर हमले को रोकने के लिए। दोस्तों यहां पे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब मई महीने के करंट अफेयर्स का यहां पर मैं आपका रिवीजन कराने वाला हूं। 10 मिनट में 35 प्रश्न यहां पे खत्म हो जाएंगे। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? तो 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2023 में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। कमेंट बॉक्स पर आपके उत्तर रुकने नहीं चाहिए। कौन सा देश 12 साल के बाद अरब लीग में वापस से शामिल हो गया है? तो अरब लीग में वापस से शामिल हुआ है, ये सीरिया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला फार्मा पार्क बनाया जाएगा? तो ललितपुर में पहला फार्मा पार्क बनाया जाएगा। किस साल के गणतंत्र दिवस समारोह के मार्चिंग दस्ता में सिर्फ महिलाओं को शामिल किया जाएगा? तो 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति यहां पे चीफ गेस्ट बन रहे इमैनुअल मैक्रोन। बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोन का नाम मोचा किस देश ने रखा था? तो मोचा नाम रखा था, यमन ने मोचा नाम रखा था। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को। सरकार ने गैर संचारी रोगों के लिए कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो सरकार ने इसका नाम NPNCD कर दिया है। ISSF विश्व कप 2023 में रिदम सांगवान ने कौन सा मेडल भारत को दिलाया है? तो फ्रेंड्स इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक दिलाया है। सीमा सड़क संगठन ने अपना 64वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो देखिए ये 1 मई को मनाया। कब मनाया? 1 मई को। ठीक है, तो दोस्तों आपको यह बात याद रखिएगा। ठीक है,
1 मई को 64वां स्थापना दिवस बनाया। ठीक है, अब आइए देखते हैं यहां पे 6 जनवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। कल संडे था, अगर आपने वीकली करंट अफेयर्स की क्लास नहीं ली है तो आप अभी जाइए और वीकली करंट अफेयर्स की क्लास को जरूर लीजिए। सैटरडे के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस संजीव खन्ना बने हैं। कौन बने हैं? जस्टिस संजीव खन्ना। रघु श्रीनिवासन बीआरओ के चीफ हैं। रघु श्रीनिवासन बीआरओ के चीफ हैं। सिंधु गंगाधरन नेस्कॉम के उपाध्यक्ष हैं। नेस्कॉम के उपाध्यक्ष कौन है? सिंधु गंगाधरन है। कौन है? सिंधु गंगाधरन है। अगर पूछा जाए दिनेश दास कौन है? यूपीएससी के मेंबर हैं। मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बनी है? तो पहली महिला डीजीपी बनी है रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला एसएसबी की भी डायरेक्टर जनरल है। एसएसबी की भी डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक कहां पर आयोजित हुई है? काठमांडू में इसका आयोजन किया गया, जहां पे सार्क का मुख्यालय है। बीच गेम्स 2024 का शुभारंभ कहां पर हुआ है? तो बीच गेम्स का यहां पे दीव में हुआ है। 8 खेलों का आयोजन किया जाएगा। बीच गेम्स 2024 का शुभारंभ किया गया। राजस्थान ऊर्जा और आईटी सर्विसेज लिमिटेड को किस जल विद्युत परियोजना से बिजली प्राप्त होगी? तो रातले जल विद्युत परियोजना से यहां पे बिजली प्राप्त होगी। ये जो रातले है ये जम्मू कश्मीर का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तुअर दाल खरीद पोर्टल किसने लॉन्च किया? अमित शाह जी ने इसे लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? अमित शाह जी ने। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे अमीर कारोबारी कौन है? गौतम अडानी अमीर कारोबारी है, विश्व में 12वें स्थान पर है। युद्ध अनाथों के लिए विश्व जो अनाथ दिवस है कब मनाया जाता है? तो 6 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सुंदरबन शहद किस राज्य से रिलेटेड है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो सुंदरबन शहद का संबंध है पश्चिम बंगाल से। किससे? पश्चिम बंगाल से। देखिए, मेघालय की बात करें तो मेघालय का लाकाडोंग हल्दी, लाकाडोंग हल्दी आप याद रखना, इसको जीआई टैग दिया गया है। किसको दिया गया है? लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग दिया है। पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किसने किया है? तो पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसी भी प्रकार की कोई आपदा आती है तो यहां पे आपको पृथ्वी विज्ञान के तहत वो सभी रिसर्चर आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। साइंस के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। पानी का घनत्व महत्तम होता है, तो पानी का घनत्व डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। आंसर आप लोगों के कमेंट बॉक्स पे रुकने नहीं चाहिए। पृथ्वी ग्रह का आकार की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से 5वां स्थान है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, आप याद रखना जेसन। क्या याद रखना है? जेसन। जेसन तो जुपिटर, जुपिटर, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, एस फॉर सैटर्न, और यू फॉर यूरेनस, यू फॉर यूरेनस, और एन फॉर नेपच्यून। नेपच्यून को बोलते हैं वरुण, नेपच्यून को बोलते हैं वरुण, और यूरेनस को बोलते हैं अरुण। ठीक है, कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है? सिल्वर, कॉपर, लेड, मरकरी। तो देखिए, लेड जो है ये ऊष्मा का सबसे कम चालक है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होगा? तो ध्वनि को एक माध्यम की जरूरत होती, सबसे तेज स्टील में ट्रैवल करेगी। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का क्या कारण होता है? व्हाट कॉजेज सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड? तो पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के मध्य ससंजक बल की वजह से पृष्ठ तनाव होता है। दोस्तों, 8 जनवरी का आपने करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब 8 जनवरी का मैं आपका फाइनल टेस्ट लेने वाला हूं, तो आप टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। जाक्सा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा है। G20 पार्क कहां पर स्थापित किया गया? ये न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो फिलीपींस मनीला में हेडक्वार्टर है। बिम्स्टेक में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिम्स्टेक में सदस्यों की संख्या 7 है। गेट का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो गेट का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। कहां पर है? जेनेवा में है। डोंगरिया कोंद शॉल किस राज्य से रिलेटेड जिसे जीआई टैग दिया गया? तो इसका संबंध ओडिशा राज्य से। किससे? ओडिशा राज्य से। कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? गुजरात राज्य में कांडला बंदरगाह है। अयोध्या धाम जंक्शन किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, 111 स्थान है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। पहला स्थान किस देश का है? बेलारूस का है। और
वेलथुंगर हिल के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है? 200 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन चुनाव 199 सीट पर हुआ था और बीजेपी ने 115 सीटें जीती। कितनी सीटें जीती थी बीजेपी ने? 115 सीटें जीती थी। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण किया है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको बहुत ही जोशीला और एकदम ऊर्जा से भरा लगा होगा। अगर आपको सच में लगा है तो लाइक करके बताइए, कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको यहां पर एक इमेज दिख रही है, आपको पहचानना है ये इमेज किसको रिलेट कर रही है, ये किसके बारे में बता रही है। जो सबसे बेस्ट कमेंट लिखेगा उसके कमेंट्स को मैं कल पिक करके बताऊंगा। ही हैज रिटन और शी हैज रिटन द बेस्ट कमेंट। दोस्तों आपके लिए एक वैकेंसी है, अगर आप जानते तो बढ़िया बात है, नहीं जानते तो जान लीजिए। बिहार विधानसभा रिक्रूटमेंट, बिहार विधानसभा सचिवालय में 183 पदों पर वैकेंसी निकली है। आप सभी सर्च करिएगा बिहार विधानसभा रिक्रूटमेंट 2023। दोस्तों टेलीग्राम चैनल है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। और ये मेरा राजा गुप्ता _ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। एक गुड न्यूज और भी है कि आपने इसे बहुत तेजी से अभी ग्रो किया है इंस्टाग्राम हैंडल को हमारे, और शायद आप फॉलो करते हैं, ठीक है, नहीं करते तो मैं आपको बता दूं पिछले एक हफ्ते में हमने यहाँ पे 7000 फॉलोवर्स बढ़ाए हैं। और ये जो है कहीं ना कहीं आप लोगों का ये प्यार है जो मुझे यहाँ पे रिसीव होता है। कुछ लोग जानते, कुछ लोग इस बात को शायद नहीं जानते होंगे। दोस्तों मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ट्विटर अकाउंट है, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे पिन किया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह 6 बजे इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को राजा का ढेर सारा जो प्यार भरा प्रणाम है और जय हिंद। लेकिन दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको बता दूं, 9 AM पर आपको आयास सर मैथ्स पढ़ाते, फाउंडेशन बहुत शानदार मैथ्स पढ़ाते हैं। आप जरूर क्लास लीजिए, आपका दिल खुश ना हो जाए तो मतलब मजा आ जाएगा, ऐसा मैथ्स पढ़ाते हैं। और फिर शाम को भी इनकी क्लास है, शाम को भी 6 AM पर आयास सर की क्लास है, शाम को 6 PM पर। फिर 7 PM पर राजेश सर एकदम गजब स्टैटिक जीके पढ़ाते हैं। और 8 PM पर जो है आपको सुरजीत सर रीजनिंग पढ़ाते हैं। फिर एंजेला मैम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, अंतिम सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे। तो बहुत मजा आने वाला है आपकी तैयारी पर। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए चलते हैं, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।